स्वागत है आपका वीडियो पर। और हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि सीरीज़ स्टार्ट की है हमने सेमेस्टर एग्ज़ाम की, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का फर्स्ट टर्म का और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 का वीडियो आ चुका होगा, प्लीज़ उसको जाके एक बार देख लीजिए। दूसरे चैप्टर में जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी दुर्लभता और चयन की समस्या, साधनों की दुर्लभता और चयन की समस्या कैसे अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है, इसको हम पूरा डिटेल से समझेंगे और इसके संक्षिप्त नोटों को भी समझेंगे। ये नोट्स जो है काफ़ी सफिशेंट है, अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं और जो बोला गया है उसको अच्छे से सीख लेते हैं, या फिर आप खुद भी नोट्स बना के जो भी बोला जा रहा है, जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी लिख लेते हैं, तो जो आपका डिटेल क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको लिखना भी पड़ेगा पॉइंट्स लिखने के बाद, वो भी आप लिखने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। चलिए फिर आगे बात करते हैं दुर्लभता और चयन की समस्या। दुर्लभता की जो परिभाषा है ये अर्थशास्त्र की परिभाषा है और ये परिभाषा दी है रॉबिन्सन ने, ठीक है। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्सन ने दी है। चैप्टर 1 में ये सारी डेफिनेशन सिखाई गई हैं और अर्थशास्त्रियों के नाम भी बताए गए, तो प्लीज़ उनको देख लें अगर आपको जानना है कि किसने कौन कौन सी डेफिनेशन दी हैं। तो रॉबिन्सन ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जहां विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों के उपयोग काफ़ी हैं और लेकिन ये साधन सीमित हैं, यानी साधनों की मात्रा कम है और इन साधनों कम मात्रा वाले साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो ऐसे कम साधनों से कैसे असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, इसी मानवीय व्यवहार को हम अर्थव्यवस्था में अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था में इसी का बैलेंस बिठाया जाता है, इसी का सामंजस्य बिठाया जाता है, इसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो अर्थशास्त्री रॉबिन्सन ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा साधनों के सीमित होने और असीमित आवश्यकता पूर्ति के बैलेंस को ही इकोनॉमी कहा गया है। और ये एक इस तरह का साइंस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम जो इस वजह से उत्पन्न हुई है। अब डेफिनेशन से आपको पता चल गया होगा कि ये प्रॉब्लम उत्पन्न क्यों हुई है, ये प्रॉब्लम राइज क्यों हुई है। बिकॉज साधन सीमित हैं, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है, वस्तुओं और सेवाओं से, और उनको प्रोडक्शन करने में क्या यूज होते हैं, साधन यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि वो सीमित हैं और उनके एक से अधिक प्रयोग हैं, इस वजह से कैसे हम इन कम साधनों से इन सारी आवश्यकताओं की या कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करें, कैसे हम चुनें कि हमें कौन सी आवश्यकताएं लेनी है पूर्ति के लिए, यानी कौन कौन से प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना है इन सीमित साधनों में। यही जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है और इसी को हम दुर्लभता संबंधी समस्या भी कहते हैं, क्योंकि साधन कम है इसी वजह से समस्या है। यदि साधन कम ना होते तो शायद कोई समस्या होती ही नहीं। आर्थिक समस्या का कारण अब तक आप समझ गए हैं क्या है। रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्केर्सिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधनों की कमी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि इनके अल्टरनेटिव यूज हैं, इनके एक से ज़्यादा यूज हैं। देखिए आपको दिख रहा है, पता नहीं, तो अल्टरनेटिव यूज है यानी वैकल्पिक प्रयोग। एक साधन का कई चीज़ों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चीनी है, तो चीनी का चीनी के रूप में आप ले आते हैं, तो आप कभी कोई चीनी का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हैं, आप कॉफ़ी बना रहे हैं, आप सिंपली दूध में भी या कोई डिश बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, मतलब अनगिनत। और साथ इसका जो चीनी का प्रयोग है और भी आप चीज़ों में देख सकते हैं, केक भी बन रहा है, पेस्ट्री भी बन रही है, ठीक है, तो जूसेस हैं उनमें भी यूज़ हो रहा है। तो मतलब अनगिनत प्रयोग हैं, तो किस साधन में प्रयोग किया जाए तो वो डिसाइड करना पड़ता है। तो दो प्रॉब्लम आ गई ना, क्योंकि स्केर्सिटी है, दुर्लभता है, साथ में वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आप डेफिनेशन तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इकोनॉमिक समस्या का प्रॉब्लम की रूट कहाँ है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे फिर हम इसको और डिफाइन कर लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं। हाँ जी, अब एक के बाद एक समझेंगे। दुर्लभता की समस्या है यानी साधन कम है,
इससे उत्पन्न होती है चयन की समस्या, क्योंकि जब साधन सीमित और आवश्यकता असीमित हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि इन दुर्लभ साधनों का किस किस वस्तु के प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है। अब अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि साधन सीमित हैं और आवश्यकता असीमित हैं, और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, और आवश्यकताओं की जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है वो भी कम ज़्यादा है। कोई आवश्यकता बहुत ज़रूरी है प्रयोग करना, कोई कम ज़रूरी है। इस वजह से ये जो एडजस्टमेंट बिठानी पड़ती है, ये जो चुनाव करना पड़ता है कि किसको चुने किसको छोड़े, इसी को ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहा जाता है। ठीक है, इस सामंजस्य बिठाने को। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के पॉइंट्स तो मैंने पहले बोल ही दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है अराइज हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिलेटेड टू द स्केर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फैक्टर, आर्थिक समस्या भी इसी से उत्पन्न है, स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी इसी से रिलेटेड है। और सच पूछें तो इकोनॉमी का जो सारा प्रॉब्लम ही वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही है, और जिसका रूट कॉज है स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दें, साधन कम हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, इसीलिए चयन की समस्या है। ठीक है, आई होप अब बहुत क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन से भी। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है। चलिए आगे इसके और इसको पॉइंट्स के रूप में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब आपको लिखना पड़ता है तो पॉइंट्स के रूप में देखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे मुख्य पॉइंट्स इसमें क्या होंगे, अगर आप पॉइंट वाइज लिखना चाहेंगे तो साधन सीमित हैं, यानी कि रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, आवश्यकताएं असीमित हैं, यानी डिमांड्स आर कुछ गलत हो गया, साधन सीमित हैं यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हैं साधन, और आवश्यकता असीमित है यानी डिमांड्स आर अनलिमिटेड, आवश्यकता असीमित है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं यानी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इसके अलावा चयन की समस्या इस वजह से उत्पन्न होती है, और इसे ही हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। ये तीनों कारण हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होने के। और अगर हम पॉइंट्स में शामिल करेंगे कि भाई किस किस वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है, तो ये चारों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। चलिए अब बात आती है कि अगर आपको बोले दुर्लभता संबंधी समस्या क्या है, वो आपको समझ में आ गया। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज क्यों होती है वो भी आपको समझ में आ गया। पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब अगर कोई ये पूछता है कि अर्थव्यवस्था में किस किस स्तर पर आपको ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, किस किस स्तर पर आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सॉल्व करनी पड़ती है, तो देखिए कौन कौन से स्तर पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। सारे स्तर हैं। उत्पादन करने के स्तर पर, अगर आप एक प्रोडक्शन हाउस हैं यानी एक फर्म है जिसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, चाहे वो खाने पीने की वस्तु है, कोल्ड ड्रिंक है, या कोई बिस्किट है, या कपड़ा उद्योग है, कोई भी उद्योग है, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से जूझना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो साधन है और जो आपको उत्पादन करना है तो साधन सीमित होंगे और उनके वैकल्पिक प्रयोग होंगे, लेकिन आप किधर लगाएं किधर नहीं लगाएं और किस रेशो में लगाएं। जैसे कि प्रोडक्शन में आपको मशीन भी लगा सकते हो, आप लेबर भी लगा सकते हो, तब भी आपका प्रोडक्शन होगा। तो मशीन ज़्यादा लगाएं लेबर कम लगाएं, या लेबर ज़्यादा लगाएं मशीन कम लगाएं। इसके अलावा वहाँ पर कलर्स की भी कि कौन सा कलर आपको अवेलेबल है, कौन सा मार्केट में प्रिवेलिंग है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी आ जाती है वहाँ पर। तो ये है। इसके अलावा कहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको एक सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सॉल्व करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास बहुत तरह के उद्योग हैं, कुछ तो पब्लिक सेक्टर के, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैं। अब साधनों का बंटवारा जब होता है तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी साधनों को लगाना पड़ता है और पब्लिक सेक्टर में भी। अब आवश्यकता सीमित है, साधन सीमित है, तो किस आवश्यकता को की पूर्ति को गवर्नमेंट प्रेफरेंस दे। जैसे गवर्नमेंट को सड़कें भी बनानी है, गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है, गवर्नमेंट को लोगों को जो जैसे डिफरेंट टाइप, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, ये सब डिफरेंट टाइप के भत्ते भी देने हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें भी पैसा लगाना है। अब गवर्नमेंट ये सारे बजट को करेगी कि किसको प्रेफरेंस दें, किसको पहले महत्ता दें, कहाँ पर साधनों को पहले लगाया जाए, ठीक है, और किस तरह से साधनों का बंटवारा करें कि एक देश की सभी लगभग ज़रूरी आवश्यकताएं भी पूरी हों,
इसके अलावा ऐसी आवश्यकताएं भी पूरी हों जो बेसिक है। इसके अलावा ऐसी आवश्यकताएं पूरी हो जिससे देश में ग्रोथ हो, यानी कि उनको सारे भत्ते देने भी ज़रूरी है, सैलरीज देना भी ज़रूरी है, नए नए जैसे बांध, डैम वगैरह, सड़कें बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये सब ज़रूरी है, ग्रोथ की चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है और बेसिक अम्यूनिटीज़ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो किसको प्रायोरिटी दे, वो ये गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। उसके बाद उपभोक्ता के स्तर पर, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस और एक गवर्नमेंट ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, एक उपभोक्ता के स्तर पर हम सबको भी अपनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से जूझना पड़ता है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास भी जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति किससे होती है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास एक साधन है जिसे कहा जाता है इनकम, ठीक है। इससे हम सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं क्योंकि ये हमारी परचेजिंग पावर है। अब ये जो है इनकम, ये सीमित है और आवश्यकताओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। मतलब कुछ आवश्यकताएं बेसिक है, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा शौक हैं, फैशन की चीज़ें हैं और भी बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। तो उपभोक्ता के पास भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है कि पहले आपकी प्रेफरेंस रोटी, कपड़ा, मकान ही होगी ऑब्वियसली, फिर किस आवश्यकता की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको अपनी सीमित साधन यानी कि सीमित इनकम में ये सोचना पड़ता है कि मैं अपना बजट कैसे निर्धारित करूं कि लगभग बेसिक ज़रूरतों से आगे बढ़कर कुछ और भी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँ, सेविंग भी कर पाऊँ। तो उपभोक्ता को भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देखनी पड़ती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो इंटरनेशनल मार्केट में उद्योग लगे हुए हैं जो एक देश से दूसरे देश में सामान बेचते हैं, उनको भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करना पड़ता है बिकॉज सभी देशों में कुछ ना कुछ चीज़ों की डिमांड है और उन जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं उनके पास भी साधन की सीमितता है। अब वो कौन सी डिमांड पूरा करने के लिए अपने साधनों को लगाएं, उनको सोचना पड़ता है और उस तरह का प्रोडक्शन उन्हें शुरू करना पड़ता है, ठीक है। और ये इसका जो उद्देश्य कैसे होता है कि वो कौन से चीज़ का प्रोडक्शन चुने जिसमें उन्हें प्रॉफिट हो, ठीक है। भाई इतनी सारी चीज़ों में वो कौन सी चीज़ को चुने, अपने साधनों को किस चीज़ के प्रोडक्शन में लगाए जिससे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उत्पादन के स्तर पर तो ये चॉइस है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आर्थिक कल्याण देश का और प्रगति उनका उद्देश्य होता है, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। और उपभोक्ता के स्तर पर इस वजह से आती है कि उसकी सीमित इनकम में वो कैसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करे। तो सभी के पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है हर स्तर पर। अब ये जो मैंने बोला है, मैंने पॉइंट सिर्फ लिख दिए हैं, लेकिन जो मैंने बोला है इसको आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं ताकि जब अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकें। इसके अलावा बुक में जो पॉइंट्स है वो भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं और पॉइंट्स भी। अब थोड़ा सा और गहरे रूप से समझते हैं। स्केर्सिटी जो दुर्लभता की समस्या है, जो दुर्लभता है उसका प्राइस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कैसे? कीमत का संबंध दुर्लभता से होता है। जब कोई वस्तु दुर्लभ होती है तो उसकी कीमत अधिक हो जाती है और वो कम दुर्लभ होती है तो उसकी कीमत कम होती है, ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्राइस का, कीमत का संबंध किस चीज़ से है, तो कीमत का संबंध भी दुर्लभता से है। और अगर इसे प्रूव करने के लिए आता है तो आप डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे प्रूव कर सकते हैं और अपने एक्सप्लेनेशन जब भी से भी प्रूव कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, आपको पहले समझना चाहिए कि मुझे इसमें क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आप लिखते हैं तो थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए, उसके बाद उसको उसके मेन पॉइंट्स लिखने चाहिए और लास्ट में आपको उस क्वेश्चन को सम अप करना चाहिए, उसका सार लिखना चाहिए। ये होता है आंसर लिखने का तरीका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पानी प्रचुर मात्रा में यानी कम दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि मतलब अथाह है, कितना भी प्रयोग कर लो, मतलब दुर्लभ कम दुर्लभ है ये। मतलब नदियाँ हैं, सागर हैं, सब चीज़ें, बारिश भी होती है तो इसकी कीमत कम है। जूस से तो मैंने बोला, मैंने सॉरी, हाँ डिस्टरबेंस के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सूर्य की रोशनी है, प्रचुर मात्रा में है
तो इसकी जो कीमत है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सूर्य की रोशनी अगर कोई बेचने लगे तो आप खरीदेंगे थोड़ी, क्योंकि ये तो वैसे भी हर जगह प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, जंगल में, सड़कों में, कहाँ नहीं है, आपके घर के ऊपर छत पे भी कोई रोक नहीं सकता, तो इसीलिए इसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि इसकी मात्रा प्रचुर है। हालांकि पानी का इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हमारे सर्वाइवल का क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी ना मिले तो कुछ भी दुनिया में उग नहीं सकता, इसके बावजूद भी इनकी कीमत या तो एक पानी की कम है और सूरज की रोशनी की तो कोई भी कीमत नहीं है। और इसका कारण क्या है, ये आवश्यकता में बहुत महत्वपूर्ण है, बट दुर्लभ कम है। ये हीरा जो है एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, लेकिन इसके अलावा हीरा अत्यंत दुर्लभ है, इसी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। हालांकि हीरा एक फैशनेबल समझ लीजिए या स्टेटस सिंबल समझ लीजिए, कोई एक बेसिक ज़रूरत नहीं कि जिसके बिना जीवन नहीं यापन किया जा सकता, फिर भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि दुर्लभता अधिक है। इसके अलावा कोयला जो है वो भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें, बहुत सारे कामों में प्रयोग होता है, लेकिन कम दुर्लभ है, इसलिए कीमत भी कम है। तो अब आपको समझ में आया कि प्राइस की प्रॉब्लम रिलेटेड किससे, वो भी स्केर्सिटी से रिलेटेड है, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी स्केर्सिटी से रिलेटेड है और प्राइस भी स्केर्सिटी से रिलेटेड है। आई होप ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको आप अपने एक्सप्लेनेशन में जब आप लिखें ना तो कहीं कहीं प्रयोग कर सकते हैं। मैंने तो एक साथ सारे लिख दिए हैं, ठीक है, आप अपने क्वेश्चन में कहीं भी इसको एक्सप्लेन करने में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर पूरे हम चैप्टर का एक छोटा सा समअप ले लेते हैं। साधन के महत्वपूर्ण उपयोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसकी दुर्लभता कितनी है, ठीक है, यानी कि साधन कितना, कौन सी चीज़ में वो प्रयोग हो रहा है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस बात का है, उसकी दुर्लभता कितनी है और उसके कितने सारे वैकल्पिक प्रयोग हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसी वस्तु का महत्वपूर्ण होना, कितने महत्वपूर्ण प्रयोग में वो उपयोग हो रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस वजह से उसकी कीमत निर्धारित होती है क्या, या उससे वो महत्वपूर्ण हो जाता है, नहीं, वो महत्वपूर्ण होता है कि उसकी दुर्लभता कितनी है और उसके वैकल्पिक प्रयोग कितने, इससे वो महत्वपूर्ण हो जाता है और उसकी कीमत भी इसी वजह से अप एंड डाउन होती है। यदि आवश्यकता अधिक है, ठीक है, आवश्यकता अधिक है उसकी, महत्वपूर्ण है वो, बट मात्रा में भी अधिक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, अबंडेंस का मतलब काफ़ी मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, तो क्या होगा, उसकी कीमत कम ही रहेगी, बिकॉज नो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने समझा स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर क्या है, अल्टरनेटिव चॉइस क्या है, क्योंकि साधन सीमित हैं और इनके अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, और क्या कारण है, जो हमारी वांट्स है, हमारी ज़रूरतें भी ऐसे नहीं सारी ज़रूरतें बराबर है, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण ज़रूरत है, यानी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स भी डिफरेंट है, और इन तीन वजह से शुरू होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में से कीमत आप सॉल्व करते हैं किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, ये इस चीज़ का सॉल्यूशन लाती है, और उसकी कीमत क्या होगी, वो उसकी स्केर्सिटी पर निर्भर करती है और उसके अल्टरनेटिव यूजेस पर निर्भर करती है। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से आप सॉल्व कर पाते हैं कि कौन सी आवश्यकताओं को आप संतुष्ट करने जा रहे हो, किस वस्तु का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अब आपको सारा कनेक्शन बहुत क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में समझाएंगे, वैसे ये ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वूम टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या उत्पादन किया जाए, किस तकनीक से। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, हाउ कैसे प्रोडक्शन करें, तो तकनीक का चयन कैसे करें, किस तरीके से हम प्रोडक्शन को करें, क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएं, क्या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं, तो हम और विभिन्न साधनों के बीच रेशो क्या लगाएं, क्या चीज़ ज़्यादा कर दें, क्या चीज़ कम कर दें, तो उनका रेशो भी डिसाइड होता है हाउ टू प्रोड्यूस में। इसके अलावा वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कौन से उपभोक्ता वर्ग को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली आप ऐसे उपभोक्ता वर्ग को टारगेट करोगे जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वो प्रॉफिट मेकिंग भी है। मान लीजिए कि भाई खाने पीने की चीज़ों की डिमांड तो बहुत ज़्यादा वैसे भी है, लेकिन क्या वहाँ पर जाना प्रॉफिट मेकिंग आपके लिए है या नहीं है,
कितना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, कितना आप मार्केट पहले से ही कैप्चर्ड है, ये सारी चीज़ों के डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो कौन सी ऑडियंस को आप ध्यान में रखकर प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज़ वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। और ये समस्याएं हर अर्थव्यवस्था में सॉल्व करनी पड़ती हैं और इसके रीज़न ये सारे हैं, ये रीज़न है, दीज आर द रीजंस, ये कारण है। ठीक है, तो ये हैं कारण अर्थव्यवस्था की समस्या के, और ये हैं हमारी प्रॉब्लम जिनको हमने सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, दुर्लभता क्या है, ये रूट कॉज है पूरी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम का। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा चैप्टर में कुछ है भी नहीं। और ये बाकी आगे जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ये सबके लिए एक बेस आपका बना देता है। आई होप चैप्टर क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट या अनक्लियरिटी है तो प्लीज़ उसको पूछें और चैप्टर को खुद से ज़रूर पढ़ें। अगर कोशिश करें कि खुद से पढ़ें, इससे आपको नोट्स ज़्यादा क्लियर होंगे, आपके पास ज़्यादा थॉट्स होंगे, ज़्यादा स्टफ होगा अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप ऐसे पढ़ें कि पहले चैप्टर पढ़ें फिर वीडियो देखें, ऐसे भी कर सकते हैं, या वीडियो पहले देख के समझ लें और फिर चैप्टर पढ़ेंगे तो भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरा बस एक ही आपको सजेशन है कि ये नोट्स को आप कॉपी में बना लें और एक्सप्लेनेशंस को भी लिख लें, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इतनी तैयारी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देगी। और एनीवेज प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इट्स अ मोटिवेशन फॉर अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।